बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम जिक्र करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने 10 छोटी जमातों का इजलास तलब किया है अपनी रिहाइशगाह पर 27 अगस्त को, जिसमें जमात इस्लामी भी है, ANP भी है, दीगर छोटी जमातें भी हैं। और इस हवाले से जब उन्होंने इजलास तलब किया और ये खबर गर्दिश करने लगी कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग शायद आउट हैं, लेकिन उसके बाद बहरहाल ये मामला सामने आया कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो साथ हैं मौलाना साहब के और बाकायदा तौर पर आशूर के बाद जो APC होगी उसमें वो भी शामिल होंगे। तो एक तो इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। आज वजारत खारजा में उनकी आमद हुई और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात हुई और मुज़ाकरात हुए, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम जिक्र करेंगे कि इसी के साथ साथ आज जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उससे क्या कुछ सामने आया, और फिर जो कराची की सूरत हाल है वो हर बारिश के साथ ही ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। सज्जाद तरीन साहब, आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक APC का जिक्र किया था। आज जब मौलाना फजलुर रहमान ने 10 छोटी जमातों का इजलास तलब किया तो एक सूरत हाल ये पैदा हुई, ये समझा गया कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से जो उनकी नाराज़गियों और दूरियों का तज़किरा किया जा रहा है शायद उसमें सदाकत है। लेकिन उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वजाहत कर दी और ये भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चूँकि पहले ही ये पैगाम दिया हुआ है, तो अब आप क्या समझते हैं कि मतलब ये मोमेंटम जो है उसका आगाज़ हो चुका है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कुछ थोड़ा सा नाराज़ तो थे पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पिछला जो उन्होंने धरना दिया और जो एहतजाज किया उस एहतजाज में मुस्लिम लीग नून उस तरह शिरकत नहीं की जिस तरह उनको करनी चाहिए थी। फिर आपको याद होगा हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा कि मौलाना दोनों पार्टियों से मायूस हो गए थे। फिर उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुतहरक हुए, उन्होंने फ़ोन किया मौलाना फजलुर रहमान को भी, बिलावल भुट्टो को भी, जिसके बाद ये मामलात आगे बढ़े हैं। और मौलाना ने जो 10 छोटी जमातों का इजलास बुलाया उसमें दरहकीकत अब मशावरत करनी है कि भाई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को जो अगली आल पार्टीज़ होनी है अशूर के बाद, मुहर्रम के बाद जो होगी, उसमें ये अब तय करना है कि क्या इन दोनों बड़ी पार्टियों को बुलाना है, तो फिर इनसे किस हवाले से बात करनी है या क्या इनसे एग्रीमेंट करना है ताकि माजी की तरह ये हमारा साथ छोड़ के ना चले जाए। चले, इस हवाले से जो आज तलब किया गया इजलास, इसकी खबर भी हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं अलमदार बलोच साहब। बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच साहब वक्त देने का। बताइएगा बलोच साहब के आज मौलाना फजलुर रहमान ने जो 10 छोटी जमातों का इजलास तलब किया है, इस हवाले से क्या खबर है? जी बिल्कुल एतजाज, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि मौलाना जो है वो अब जो दो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से जो है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आज इस हवाले से मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ और मौलाना की, जिसमें स्पीकर भी साथ थी शहबाज शरीफ के नून लीग की। तो उस मुलाकात में जो शिकवे थे मौलाना फजल रहमान को नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, तो उन शिकवों का भी इजहार किया है मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से, और उनको कहा कि बड़ी जमातें उस तरह पोजीशन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो फैटअप बिल जो पीछे हुआ है उसकी भी हिमायत किया है, हमें जो है एतमाद में नहीं लिया। और जो स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई थी उन्होंने दोनों बड़ी जमातों ने उस वक्त भी क्योंकि JFI को नहीं बुलाया गया तो इन दोनों जमातों ने आवाज नहीं उठाई। ठीक तो है, मौलाना आप बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, हमें बता रहे थे गिले शिकवे जो थे वो दूर हुए हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ, वही आप जैसे बता रहे हैं कि अब जो है वो सूरत हाल अब आगे बढ़ेगी, ये मुशावरत की जा रही है। तो इस हवाले से क्या कुछ सामने आ रहा है, अंदरूनी कहानी क्या है? सजाद तरीन साहब, आप क्या समझते देखें, हैं कि मुहर्रम के बाद क्या बड़ी APC मैं होगी? आपको अर्ज़ करूं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो लोगों को जमा भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लाए भी थे इस्लामाबाद। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बगैर जो है मेरे ख्याल में ना तो कोई APC कामयाब हो सकती है, ना कोई एहतजाज, ना कोई प्रोटेस्ट कामयाब हो सकता है। मैं इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम तार नाराज़गियों के बावजूद आज शहबाज शरीफ साहब से जब मुलाकात हुई, उस मुलाकात में यकीनन उन्होंने जो अलमदार बलोच साहब ने जो बातें बताई उन्होंने ये बातें की होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब अगर बात यह है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं अपोजिशन की, अगर वो मुतहद हो के कोई लाएअमल अख्तियार नहीं करेंगी तो इस बात के अब इम्कानात मौजूद हैं कि अवाम ख़ुद जो है वो बग़ैर किसी लीडर के सड़कों पर आ जाए, अच्छा, क्योंकि मुआशी हालत ऐसी हो गई है
कि अब लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, महंगाई, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत परेशान है। और नक्की साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे बहुत सारे जो टीवी एंकर और दानिश्वर दोस्त हैं, वो शाम को बैठ के हुकूमत की बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं और हुकूमत की बहुत सारी कामयाबियाँ गिनाते हैं, लेकिन मालूम नहीं वो कामयाबियाँ कहाँ आसमान पर हैं। गरीब आदमी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, गरीब आदमी तो दिन ब दिन उसकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो अपोजिशन की सारी जमातें हैं वो अब एक प्लेटफार्म पे जमा हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है कि जो सिंध में गवर्नमेंट में भी है, और पीपल्स पार्टी किसी ऐसे उसमें नहीं जाएगी कि भाई कोई ऐसा माहौल हो जाए कि कोई गैर जमहूरी इक़दाम हो जाए या कोई मुल्क की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि इस हुकूमत का कुछ जो घेराव है वो भी किया जाए। अब ये एपीसी में तय होगा कि इस हुकूमत का घेराव किस तरह होना है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, अदम एतमाद की तरीक़ें जो हैं वो तो कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हैं, अच्छा। बल्कि ना होने के बराबर हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन ने तहरीक पेश की थी, हमारे दोस्त अपोजिशन के कैंडिडेट थे चेयरमैन की, हासिल बजंजो साहब, उनका इंतकाल हो गया है। तो वो बहुत इजी टारगेट था, बहुत मतलब उसका कोई बहुत ज़्यादा अरकान जो थे वो अपोजिशन के पास थे और हुकूमत के पास बहुत कम थे। लेकिन आपने देखा होगा जब खुफिया वोटिंग हुई तो उसमें हुकूमत को नाकामी हुई। तो और आज तक जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अपनी सफ़ों में उन लोगों को तलाश नहीं कर सकें। कुछ मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों और नून लीग के लोगों से बात हुई, मौलाना फजल रहमान के लोगों से भी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि हमने लोग वो उनकी निशानदेही कर ली है। तो मैंने कहा कब उनका पता चलेगा? तो उन्होंने कहा ये अब जो आइंदा मार्च जो आने वाला है अगले साल, उसमें जो सेनेट के इलेक्शन होंगे, जिन लोगों को सेनेट के टिकट नहीं मिलेंगे पार्टियों की जानिब से, आप समझ आइएगा कि वो वही लोग थे जिन्होंने पार्टी वायलेशन की और वोट नहीं दिया। ये तो एक पस मंज़र मैंने बताया। अब जो नकी साहब जो सूरत हाल है उसमें यह है कि सारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो जमा होकर ये देखेंगी कि हुकूमत का घेराव किस तरह हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल यकीनी तौर पर आपने देखा कि वो ये तय करेंगी ना कि किस हद तक हमें जाना है। जिस खौफ का आपने इजहार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, उस सिंध में हुकूमत में है तो वो ये भी नहीं चाहती कि जमहूरी निज़ाम जो है वो लपेट दिया जाए, इसका इजहार उनके लीडरान करते हैं। मेरा सवाल ये है सज्जाद तरीन साहब, ये जो एपीसी की बात है, ये मुसलसल जिस डिले का शिकार हो रही है, मौलाना साहब को भी यही बड़ी एक शिकायत है कि आप वादा भी कर लेते हैं, कमिट भी कर लेते हैं और उसके बाद आप कदम पीछे भी हटा लेते हैं। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग से भी यही इसी नौयत की शिकायत थी। धरने में आपने देखा लाहौर में जो कुछ उनके साथ हुआ मौलाना साहब के। मेरा सवाल ये है कि ये ईद के बाद एक एपीसी होनी थी और ईद के बाद कोई एक बयान भी फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से सामने नहीं आया कि जो उन्होंने ये कहा था कि ईद के बाद हम भरपूर एपीसी करेंगे। वो ईद गुजर गई, मुहर्रम आ गया, अब मुहर्रम के बाद की बातें जो हैं वो भी आप और मैं कर रहे हैं, छोटे लीडरान कर रहे हैं, कोई इस किस्म का दबंग बयान सामने नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? नहीं, सोचा क्या जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि एपीसी ज़रूर होगी। कल भी हमने कहा था एपीसी होगी और भरपूर एपीसी होगी इस दफ़ा, और बहुत आप देखिएगा ज़बरदस्त किस्म की होगी, आप उसको यकीनन कवर भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ, देखें बात ये जो आपने ईद के बाद की या पहले कही, ये दुरुस्त है कि एपीसी बहुत पहले ये करने का प्रोग्राम रखते थे ना। कि सब सूरत हाल ये होती है कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ हैं, और सच्ची बात यह है कि उनके जो लीडरान हैं उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं और उनकी मजबूरियाँ जो हैं वो आड़े आ जाती हैं। तो फिर वो मुस्लिम जो है, जैसे मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग नून के बारे में यही कहा जाता है ना कि वो मज़ाहमत की सियासत नहीं करते, क्योंकि वो कभी करना ही नहीं चाहते, ना वो कर सकते हैं, जबकि उनके कारकुन काफ़ी चार्ज हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लीडरशिप की मजबूरियाँ होती हैं, और सिर्फ एक नहीं, किसी एक अपोजिशन की पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, सारी जो अपोजिशन में जमातें हैं उनके तमाम लीडरशिप की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं, सिवाय जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी वाले अपनी पॉलिसी सोचते हैं, अपना प्लान करते हैं, अपनी सियासत करते हैं। ठीक है, उसमें आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत सारी और वजूहात बता सकते हैं, लेकिन उनकी वो वाली मजबूरियाँ नहीं हैं जो बड़ी दो सियासी जमातों की हैं, जो जिस तरह उनकी फिर आपने जमात इस्लामी का जिक्र किया, एएनपी की क्या मजबूरियाँ उसमें? नहीं, देखें एएनपी की जो मजबूरियाँ शायद उस लेवल की नहीं हैं, लेकिन एएनपी जो है वो केपीके में तो रोल कर सकती है, ओवरऑल मुल्क में रोल नहीं कर सकती।
तो मुल्क में उसका कोई एहतजाजी तहरीक अगर वो चलाए तो वो उस तरह नहीं चल सकती अगर ये बड़ी पार्टियाँ साथ ना हों। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ लाए थे, मैं उनका धरना कवर भी करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, उनकी तकरीरें भी सुनता रहा हूँ और प्रोग्राम में भी बातें करता रहा हूँ। मैं समझता रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो तन तना नहीं कुछ कर सकते। ये सारे लोग मिलेंगे ये, और अभी तक जो ताख़ीर हुई है वो कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से ताख़ीर होती जा रही थी, और अब उम्मीद की जा सकती है कि मुहर्रम के बाद जो है ये इसमें ताख़ीर नहीं होगी और APC में कुछ ऐसे फ़ैसले किए जाएंगे जिससे कम अज़ कम अवाम की बेहतरी, अवाम की मुश्किलात में कमी के इम्कानात पैदा हों। अच्छा, अब ये दो बड़ी जमातें, जमात इस्लामी, ये तो रेडी दिखाई दे रहे हैं। नेशनल पार्टी और फिर मैंगल ग्रुप, जिस तरह से बलूचिस्तान की दीगर जमातें हैं, उस हवाले से आप क्या समझते हैं? वहाँ पे भी कोई मजबूरियाँ आड़े आ सकती हैं, उधर से भी कोई डिले है, या वो तैयार बैठे हैं सिर्फ इन दो बड़ी सियासी जमातों की जानिब से मामला? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो मैंगल साहब हैं वो आपको पता है अख्तर जान मैंगल हुकूमत के इत्तेहादी रहे हैं, और जब वो हुकूमत से अलहदा हुए तो उनसे मेरी बातचीत हुई, मेरी एक उनसे लंबी नशिस्त हुई, तो उसमें उन्होंने मुझे जो मुतालबात बताए थे कि अब हम हुकूमत के साथ एक ही सूरत में जा सकते हैं अगर ये हमारे ये मुतालबात पूरे करें। मैं समझता हूँ हुकूमत उनके वो मुतालबात पूरे करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, तो किसी दिन आप प्रोग्राम रखेंगे तो उन मुतालबात पे भी हम प्रोग्राम कर लेंगे कि क्या मुतालबात हैं उनके। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो उनके मुतालबात पूरे नहीं कर सकती। जब उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो फिर अख्तर जान मैंगल के लिए या उनकी पार्टी के लिए हुकूमत के साथ खड़ा होना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्होंने 2 साल इंतज़ार किया है। जो उनके और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद कुछ शिकों पे हुआ है, लेकिन पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका। जहांगीर तरीन साहब आपको पता मुल्क से बाहर चले गए हैं और सूरत हाल से भी खुद वो आउट है, सूरत हाल से भी आउट हो गए हैं। अब उनका मेरे ख्याल में इस हुकूमत में कोई रोल भी नहीं रहा। तो अख्तर जान मैंगल के लिए ये अब करना कि हुकूमत के साथ जाना या अपोजिशन के साथ ना जाना, मेरा नहीं ख्याल वो अपोजिशन के साथ ही जाएंगे। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम जिक्र करेंगे कि अफ़गान तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में पाकिस्तान में मौजूद है, और आज उनकी आमद हुई है। वज़ारत ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ भी गुफ्तगू हुई है, और अफ़गान तालिबान का अमेरिका के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू की गई है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई है, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने कमेंट्स भी दिए हैं कि पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है वो कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, जिसका नतीजा ये होगा कि ख़ित्ते पर अमन जो है ज़ाहिर होगा। मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा, हम चूँकि अफ़गान तालिबान के हवाले से हमने कई प्रोग्राम में ये जिक्र किया है, आज ये जो आमद है इस वफ्त की, ये बज़ात खुद क्या इशारा दे रहा है? पाकिस्तान की ज़ाहिर एक बड़ी अहमियत है, अमेरिका को भी इसकी ज़रूरत है, और ये दो पहलू बड़े अहम हैं। क्या ये डिस्कस करना ज़रूरी था या कोई नया मोड़ आने वाला है? इस हवाले से ज़रा हमें आगाह। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की, तालिबान को जमा किया, अमेरिका से मुज़ाकरात किए, और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने जब ये आए थे तो हमने डिस्कस किया था इनको। मेरे ख्याल में मैं आपके कमेंट लेता हूँ, हमें ज्वाइन किया है रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब ने। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपके इल्म में है आज वज़ारत ख़ारजा में उनकी मुलाकात हुई है, और दो अहम मामलात जो हैं, एक तो अमेरिका और तालिबान के साथ मुआहदे के हवाले से भी ज़ाहिर अमूर ज़ेर बहस आए, और फिर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से भी। क्या तबसरा है आपका इस आमद के हवाले से? देखें, जब भी कोई रुकावट पैदा होती है तो फिर अमेरिका पाकिस्तान से कहता है कि वो कोशिश करे और ये रुकावट दूर करे। अभी ये रुकावट ये है कि जो 10 मार्च को कैदियों का तबादला मुकम्मल होना था और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होने थे, वो नहीं हो सके। कई महीने वो मुलतवी हो गए, और उसमें ज़ाहिर एक फरीक का कसूर तो नहीं है। तो अभी ये कोशिश हो रही है कि ये जो कैदियों का तबादला है, 320 तालिबान कैदी अभी रिहा नहीं हुए, और अफगान हुकूमत कहती है कि उनके 22 कमांडो तालिबान की कैद में हैं। तो ये जो कैदियों का तबादला था 6000 का, ये जब तक मुकम्मल नहीं होगा, मेरे ख्याल में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ये 10 मार्च को होने थे, आपको पता है 29 फरवरी को
दोहा में अमेरिका और तालिबान का माहदा हुआ। 10 दिन के अंदर अंदर ये कैदियों का तबादला और जनरल अफगान मुज़ाकरात होने थे, वो नहीं हो सके। ये जो अभी डिले हो रहा है इससे मायूसी फैल रही है और तशद्दुद में इजाफा हुआ है अफगानिस्तान में। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है हालात भी ख़राब हो रहे हैं और वहाँ पर अमन की जो एक ख्वाहिश है, कोशिश है, वो मंजिल अभी काफ़ी दूर है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आखिर क्या वजह है ये कैदियों की रिहाई में ताखीर क्यों हो रही है? इसमें क्या मसला क्या आड़े आ गया है? लेकिन शुरू में तो ये था कि सदर अशरफ गनी ने कहा कि वो तालिबान से मुज़ाकरात में और माहदे में शामिल नहीं है। ये अमेरिका ने माहदा किया है और हम इसके पाबंद नहीं हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं चले, हम इनको रिहा कर देंगे। फिर एक और उन्होंने शर्त लगाई कि मेरे पास इख्तियार नहीं है 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने की, क्योंकि उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है, उनको सज़ा हो चुकी है। फिर उन्होंने मशावरती जरगा बुलाया ताकि उससे इख्तियार लें और इनको रिहा करें। उसने इख्तियार भी दे दिया। लेकिन ये मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत जो है वो रुकावटें डाल रही है और वो समझती है कि अगर अमेरिकी इंतखाबात जो 3 नवंबर को होंगे उसमें अगर ट्रंप हार गए और जो बाइडेन जीत गए तो शायद अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस नहीं बुलाएगा और इस तरह अफगान हुकूमत जो है तो उसको सहारा मिल जाएगा। इस तरह की उनकी एक सोच है, ये अमेरिकी मीडिया में आ चुका है। लेकिन ये है कि अगर ये जो वादा हुआ अमेरिका और तालिबान का, इसके ऊपर हम दरामद नहीं करेंगे, कैदियों का तबादला नहीं करेंगे, जनरल अफगान मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर तो ना फायरबंदी होगी, ना वहाँ पे अमन कायम होगा और हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, ये डेडलॉक बरकरार रहेगा जब तक अमरीकी इंतखाबात नहीं होते, या सूरत हाल अमरीकी दबाव पर कुछ आगे पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, अमेरिका ने जब भी दबाव डाला है तो मामलात आगे बढ़े हैं और अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो चल रही है। $5 बिलियन तो वो उसकी फौज को दे रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। तो ये इसके बगैर तो चारा नहीं है अफगान हुकूमत का, अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। और ट्रम्प ने तो ये मेरे ख्याल में अटल फैसला किया हुआ है तो उन्होंने अपनी फौज निकालनी है। लेकिन ये है कि अभी इंतखाबात का मरहला है और अभी तो फिलहाल जो नज़र आ रहा है जो बाइडेन जो हैं वो ट्रम्प से आगे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो काफ़ी वक्त है। तो ये इंतखाबात जो अमेरिका के हैं वो भी एक बड़ा पेचीदा मसला है और जब तक उसके नतीजे नहीं आएंगे तो ये अफगानिस्तान का जो अमन का मसला है शायद ये लटका रहे। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, जरूरी है कि अभी से कोशिशें की जाएं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? दावत दी कि वो पाकिस्तान आए और इन मामलात के ऊपर बात करें, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती। तो ये अफगान हुकूमत को भी तावन करना पड़ेगा, अमेरिका को भी करना पड़ेगा, तालिबान को भी करना पड़ेगा और पाकिस्तान तो सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारे मिलकर कोशिश करें और बिलाखिर अफगानिस्तान में अमन कायम करें। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आप ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या ऐसे इकदाम करे जिससे जो अफगान हुकूमत है उसको इस बात पर आमादा किया जाए कि वो तालिबान के जो मुआहदा हुआ है और जो उसमें चीज़ें तय हुई हैं उन पर वो पूरी तरह अमल करे। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान ने तो बार बार अफगानिस्तान की हुकूमत से कहा है कि ये मुआहदा बड़ी मुश्किल से हुआ, 18 महीने मुज़ाकरात हुए तालिबान के और अमेरिका के, ये मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। उसकी जो अहम एक शिक है वो कैदियों का तबादला है। तो तालिबान ने तो कह दिया था कि जब तक कैदियों का तबादला मुकम्मल नहीं होगा वो बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब सबको पता है कि ये शर्त है तालिबान की और तालिबान ने तो जो उनके पास 1000 सरकारी कैदी थे उनको रिहा कर दिया है और अफगान हुकूमत ने भी
4,000 और 200 4,800 मेरे ख्याल में कैदी रिहा कर दी। ये बाकी कैदी हैं 320 तालिबान कैदी हैं और 22 अफगान कैदी हैं, कमांडो हैं। तो ये तो अभी थोड़े रह गए हैं, इनको तो तबादला होना चाहिए और फिर ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो पाकिस्तान की तो यही कोशिश है, इसलिए ये मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में तालिबान डेलीगेशन को पाकिस्तान बुलाया। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में भी जब अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए थे, अमेरिका ने मुज़ाकरात को रोक दिया था। फिर पाकिस्तान ही ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को दावत दी, तालिबान को दावत दी, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी पाकिस्तान आए, इनकी मुलाकात करवाई और उस मुलाकात की वजह से फिर से वो मुज़ाकरात बहाल हुए और बिल आखिर फरवरी में जाकर ये अमन माहिदा भी हो गया। तो अभी ये एक नई कोशिश है, तो देखें इसमें सबका ताउन दरकार है। अकेले पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, ये मुश्तरका जिम्मेदारी है। जी, अकेला पाकिस्तान नहीं कर सकता, मुश्तरका जिम्मेदारी है, तमाम स्टेक होल्डर को आना होगा। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपने वक्त दिया है। सजाद तरीन साहब, जाहिर है पाकिस्तान के हवाले से जो एक हवाला दिया है अभी रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने कि गुज़िश्ता साल जो अक्टूबर में हुए थे उसका नतीजा जो सामने आया था कि एक मरतबा पाकिस्तान ने सहूलतकारी का रोल प्ले किया और फिर अमन मुआहदा हुआ। लेकिन इस बार ज़ाहिर है अफ़गान हुकूमत डटी हुई है और वो मेरे ख्याल में जब अमेरिका की बात ही नहीं मानी जा रही, और फिर जो तालिबान कैदियों की तबादले का मामला है उसमें तकरीबन कैदी मेरे ख्याल में दोनों तरफ से रिहा हो चुके हैं। जो चंद फिगर्स दिए हैं कि ये एक रह गए हैं, ये संगीन मुकदमात में दोनों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलव्विस हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बात यह है कि जैसे डॉक्टर अशरफ गनी हैं, उनको प्रॉब्लम ये है कि वो अब ये देख रहे हैं कि जब तालिबान से अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है और जब ये तालिबान जो हैं ये रिहा हो जाएंगे कैदी, और उसके बाद फिर अगला जो मरहला शुरू होगा वो फिर पावर शेयरिंग का भी होगा। तालिबान को इक़्तिदार में शामिल करना पड़ेगा और तालिबान को कुछ न कुछ हिस्सा यहाँ देना पड़ेगा। आपको याद होगा जब अमेरिकन फोर्सेस यहाँ आई थी तो उस वक्त तो वहाँ हुकूमत तालिबान की थी ना, तालिबान राज था वहाँ पर, और तालिबान से हुकूमत छीन कर मुख्तलिफ़ लोगों को दी गई। फिर इलेक्शन हुए, फिर अहमद करज़ई साहब आए, फिर अशरफ गनी साहब आए। तो वो ये मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल है, जो इस वक्त वहाँ लीडरशिप मौजूद है हुकूमत में अफ़गानिस्तान की, उनकी ये कोशिश ये है कि टाइम निकाला जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया, जैसे कि सर्वे भी आ रहे हैं, ट्रंप अगर हार भी गया तो अब जितनी कोशिश अमेरिकन कर चुके हैं, CIA कर चुकी है, बाकी लोग कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल उससे अब शायद हो सकता है रिवर्स ना हो, कुछ हो सकता है अमल में थोड़ा सी शायद सुस्ती आ जाए, लेकिन अब मुमकिन नहीं है कि कोई रिवर्स किया जाए। वैसा शायद मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं होगा। अफगान गवर्नमेंट और उनका मसला ये है, वहाँ का प्रेसिडेंट करज़ई अशरफ गनी का, ओके, वो अब उनको ये पता है कि ये मामला आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ें आगे चलती जाएंगी, तो फिर यकीनन वो वक्त आ जाएगा जब तालिबान को इक़्तिदार में शामिल करना पड़ेगा या किसी न किसी शक्ल में उनको हिस्सा देना पड़ेगा इक़्तिदार में। अब ज़ाहिर है ये दुनिया भर में होता है, नकी साहब को जो लोग इक़्तिदार में होते हैं वो चाहते हैं कि बस हम हैं तो और कोई ना हो, तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। अमेरिकन जो हैं इन पर दबाव डालेंगे, इधर से पाकिस्तान को भी कहा जाएगा, तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मैं समझता हूँ कि ये मामलात इनके तय हो जाएंगे और फिर ये मुज़ाकरात आगे भी बढ़ेंगे। आप समझते हैं कि ये डेडलॉक टूटेगा? जी, ये डेडलॉक टूट जाएगा क्योंकि इसमें अमेरिका शामिल है और अमेरिका ही सारा कुछ कर रहा है। तो जाहिर है जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे तो ट्रंप की तो जाहिर है बुनियादी कोशिश यही होगी कि उसे इंतखाबात में कुछ अपनी आवाम को भी देना है, कुछ बताना है कि उसने अफगानिस्तान में अमन कायम कर दिया, तो यकीनी तौर पर दबाव में तो इजाफा होगा। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि उसने तो इलेक्शन जीतने के लिए हाल इकदाम करने हैं। अब जो इमारात और इजराइल का जो मुआहदा हुआ है वो भी उसी पस मंज़र में आप देखें कि इंतखाबात जीतने के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। इसीलिए ये वाली जो अफ़गान वाला मुआहदा है तालिबान और अमेरिका के दरमियान, और जो मुआहदा वो भी इसीलिए है कि वहाँ से जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो चली जाएं और ट्रंप जो है लोगों को बताए कि देखें जी, ये जो पिछले लड़ते रहे हैं, ओबामा लड़ता रहा है, फलाना लड़ता रहे हैं, तो हमने जो है वो उनसे मुआहदा करके अपनी फोर्सेस वापस बुला ली हैं और वहाँ एक अमन कायम हो गया है। वो ये क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें तालिबान हुकूमत के कुछ अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात के लिए भी कुछ करना देख रहे हैं, अपने मफादात को संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा
ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा, अंदर चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ये मामला जो हैं ये आगे बढ़ेंगे और काफ़ी सारे कैदी जब छोड़ दिए, बाकी जो कैदी हैं वो भी उनको रिहा छोड़ना करने पड़ेगा। लेकिन ये जो सदर अशरफ गनी है अफगानिस्तान के सदर, उनकी जानिब से ये जो जिस नौयत का रवैया सामने आ रहा है, और फिर ये मुआहदा भी हो चुका है, मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर उनको एतमाद भी लिया होगा, तो वो जिन खदशात उनके पहले से यकीनी तौर पर मौजूद होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि उनको कोई गारंटीज नहीं दी गई या कहीं पे लैक था जिसकी वजह से वो ये समझ रहे हैं कि इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है नकी साहब कि जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और ये सारे लोग कतर में जमा हुए, पाकिस्तान ने इस पर बहुत मेहनत की, तो अफ़गान हुकूमत उनमें शामिल नहीं थी। उन मुज़ाकरात में बिल्कुल डॉक्टर अशरफ गनी जो हैं वो बिल्कुल बाहर रहे हैं और उनको किसी हवाले से कुछ नहीं, यकीनन एतमाद में लिया गया होगा लेकिन वो मुज़ाकरात में उनको शामिल नहीं किया गया, जिससे मैं समझता हूँ कि अफ़गान हुकूमत ये समझती है कि हमारे साथ ये कोई बातचीत तय नहीं हुई, हमारे साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आगे चल के, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बहाने तलाश कर रही हैं। और उनकी ये कोशिश है, जैसे रहीमुल्लाह बता रहे थे कि अगले 2-3 महीने में अमेरिका में इलेक्शन है, तो इलेक्शंस के बाद शायद वो जो है अपना क्या नाम है, ट्रंप अगर हार भी जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि अब डॉक्टर अशरफ गनी को कोई इन मुआहदों से पीछे जाने देगा, वो आगे अब बात बढ़ेगी। अब बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है कि जब तक अमरीकी इंतखाबात होते हैं उस वक्त तक क्या होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम गुफ्तगू करेंगे कराची के हवाले से। रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के हवाले से बात हो रही है और जितनी बात हो रही है उतना ही पानी बह रहा है कराची में। रोज़ाना जब बारिश होती है और बारिश के बाद जो सूरत हाल सामने आती है, सियासत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं, विफाक की जानिब से, सूबे की जानिब से, हर तरफ से गुफ्तगू की जा रही है। मगर कराची की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त सड़कें तालाब का मंजर यूँ पेश कर रही हैं कि ट्रैफिक और गाड़ियाँ जो हैं वो बह रही हैं, पुल टूट रहे हैं, बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे डूब रहे हैं मुख्तलिफ नालों में। और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ से ये खबरें हैं कि एक पूरा पुल बह गया मलेर नदी का, इसके साथ साथ एक पहाड़ी तोदा जो है वो ज़मीन पर आ गिरा, जिससे ट्रैफिक और जानी और माली नुकसान हुआ है। नीचे खड़ी हुई गाड़ियाँ उसके अंदर दब गई हैं। दीवार गिरने से एक मासूम बच्चा, 13 साल का बच्चा जो है वो भी जाँ बहक हुआ। एक बच्चा जो है वो डूब कर चला गया। ये तो वो खबरें जो सामने आ रही हैं। तो इस वक्त सज्जाद तरीन साहब, कराची पे सिर्फ गुफ्तगू ही हो रही है मेरे ख्याल में, कुछ इंटरनली तो ना पानी निकाला जा रहा है, ना नाले अभी तक साफ हुए हैं, ना मामलात को प्रैक्टिकली देखा गया अभी। ये नकी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है, आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। और जहाँ तक बारिश हुई, कुछ इलाकों में तो आपने देखा है पानी जो है वो तालाब और नालों की शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में जहाँ पानी नहीं है, पानी गुजर चुका है, वहाँ पर गंदगी के ढेर हैं और वहाँ बदबू है और बीमारियाँ फैलने का वो जो है खदशा है। फिर ये जो पानी है, ये पानी सीवरेज वाला पानी जो है वो पीने वाले मिक्स हो रहा है और वो जो लोग अब पिएंगे उनसे बीमारियाँ फैलेंगी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में इन मुश्किलात में इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कराची का जो मसला है वो अब ऐसा नहीं है कि उसको हल ना किया जाए। अगर कराची का मसला हल नहीं किया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान का मुआशी हब है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 30-35 साल में कराची में कोई उस तरह के जो एक मंसूबे होते हैं, जो मेगा सिटी है और उसके मुताबिक होने चाहिए, वो कोई मंसूबे नहीं बन सके। कराची में सीवरेज का मसला है, कराची में बिजली की तारों का मसला है और एक तरफ पानी नहीं है, एक तरफ बिजली नहीं है। लोड शेडिंग का ये आलम है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम कल भी बात कर रहे थे, 400 फीडर्स एक दिन में ट्रिप कर गए हैं जी। ये सूरत हाल है उनकी जो उन्होंने मेंटेन रखा हुआ सिस्टम। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कराची में जो इस वक्त ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो गई है। आम आदमी, गरीब आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है। आपने ये देखा होगा कि जब बारिश आई है फिर वो गटर भी बंद हो गए हैं तो लोगों के घरों में पानी चला गया है। लोगों की जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, गरीब आदमी जो है उसकी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है, उसमें लोग मर रहे हैं। गरीब आदमी की यही ख्वाहिश होती है ना कि वो घर बनाए और उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी घर पे लग गई हो और घर में पानी आ जाए, घर का फर्नीचर जो है वो सारा तबाह हो गया। आप देखें छोटे छोटे बच्चे जो घरों में पानी में घूम रहे हैं,
तो उससे तो मसाइल अभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो हुक्मरान जमात है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, वो जिस तरह एक एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। जिस तरह कराची के लोगों के साथ इस वक्त तमाम एमपीएस एमएनएस को खड़ा होना चाहिए, उनकी मुश्किलात मालूम करनी चाहिए और उसका हल तलाश करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं हो रहा जी। अच्छा, इसमें कराची का ये जो मामलात है, हमने देखा कि जब तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात आई तो उस ज़माने में कायम अली शाह साहब जब वज़ीर आला सिंध थे, उस ज़माने में वो भी ज़ाहिर है ये बयानात दे रहे थे, और फिर उसके बाद भी मुराद अली शाह साहब के दौर में भी तजावज़ात के हवाले से भी खुद एक सियासी जमात कहती है होने चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए, ऑपरेशन किया जाता है, दूसरी सियासी जमात उसको रोकने के दर पे होती है। कोर्ट ने आर्डर दिए, उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सफाई का मामला आया, उस पर सियासत हुई कराची में कि वो कहते हैं कि जनाब हम सफाई करवा रहे हैं, पीटीआई कहती है हम सफाई करवा रहे हैं, और वो कहते हैं सूबाई काम है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं वफाक की। इसी तरह ये जो नालों की सफाई का मामला अब सामने आया, फिर बारिश के आने के बाद जो मामलात हैं, तो मुसलसल कराची के साथ ये क्यों होता चला आ रहा है? यानी ये इस तरह की कोताही जो बरती जा रही है, यकीनी तौर पर आवाम के पास वोट मांगने तो ये लोग जाते हैं, ये तमाम तर किसी भी सियासी जमात से हो, वो जमहूरी लोग हैं, उन्हें पब्लिक का सामना तो करना पड़ता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम एमएनए एमपीएस को अपने अपने हलकों में होना चाहिए। कराची की जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी सूरत हाल हो गई है। कराची एक इंटरनेशनल शहर था, बहुत खूबसूरत। 70 के अशरे में आप देखें कराची को, ये असल में 85 के बाद जो गैर जमाती इंतखाबात हुए और फिर मुख्तलिफ पार्टियाँ, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो आए, फिर उन्होंने कराची पर कब्ज़े की लड़ाई शुरू कर दी। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए। जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब जब वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने भी एक ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद जनरल रहील शरीफ ने भी ऑपरेशन किया, और कराची में फिर जो कब्ज़े की लड़ाई शुरू हुई, ये 1985 के बाद सूरत हाल हुई। कराची में जो नाले थे, उन नालों पर जो है नजायज़ तजावीज़ात बना दी गई, नजायज़ घर बना दिए गए और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े कर लिए गए। उससे फिर सूरत हाल ख़राब होती चली गई जी, और वो आज संभलने में नहीं आ वो रहा। आज संभलने तो उसमें में मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। सैयद तरीन साहब, वक्त चूँकि प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है, बड़ी अहम गुफ्तगू है आखिर में, और ये अहम इसलिए होती है कि जिसका ताल्लुक आवाम से हो। हम फुटेज में देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में जो सूरत हाल है, वहाँ पे छोटे कारोबार करने वाले आम लोग मौजूद हैं। वो घरों में कोई चिप्स बना रहे हैं, कोई छोटा कारोबार कर रहे हैं, उनके घरों में पानी आ गया है, उनका कारोबार बैठ गया है, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया है, उनके घरों में फाके पैदा हो गए हैं। तो इस तरह की जब सूरत हाल पैदा हो रही है, मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स कराची के तमाम अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो संजीदगी से काम लें। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।